दोस्तों, आज की ये वीडियो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ा करती थी कि जिसका नाम था संजना। संजना यूनिवर्सिटी के ही एक हॉस्टल में रहा करती थी और वहीं रहकर वो पढ़ाई किया करती थी। संजना के डैड काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी थे, इसलिए संजना पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया करती थी। लेकिन एक दिन संजना के साथ एक ऐसी अजीब और गरीब सी घटना घटी कि जिसको जानने के बाद आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसी घटना भी हो सकती है। ये बात है जनवरी के महीने की, जब काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। संजना अपनी एक फ्रेंड की जिसका नाम कीर्ति था, कीर्ति और संजना दोनों कनॉट पैलेस के एक डिस्को क्लब में मज़े से पार्टी का मज़ा ले रहे थे। पार्टी में उन दोनों को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि उनको ये पता ही नहीं चला कि वक्त कितना हो चुका है। जब कीर्ति ने अपनी घड़ी देखी तो उसने पाया कि 11:30 बज चुके हैं। कीर्ति ने तुरंत ही संजना से कहा कि अब उन्हें हॉस्टल की तरफ चलना चाहिए क्योंकि रात के 11:30 बज चुके हैं। कुछ देर के बाद संजना और कीर्ति उस क्लब से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि बाहर ही एक ऑटो खड़ा हुआ था। कीर्ति ने ऑटो वाले से बात की और ऑटो बुक किया। उसके बाद दोनों जने ऑटो में बैठ गए। कुछ देर तक ऑटो चलता रहा, फिर अचानक ही ऑटो के अंदर कोई खराबी आ गई, जिस वजह से ऑटो चालक ने तुरंत ही ऑटो को रोड के किनारे पर लगा दिया। कीर्ति ने तुरंत ही पूछा कि अंकल क्या हुआ। ऑटो चालक ने जवाब दिया, मैडम आप बैठो, मैं 1 मिनट अभी चेक करके बताता हूँ कि ऑटो में क्या हुआ है। ऑटो चालक ऑटो के पीछे चला गया और वो कुछ करने लगा। लगभग 2-3 मिनट के बाद ऑटो चालक सामने आया और उसने बताया, अब ऑटो चलने की स्थिति में नहीं है। ऑटो को ठीक करने में मुझे काफ़ी समय लग सकता है और शायद मुझे यहाँ पर मैकेनिक भी बुलाना पड़े। इसलिए मैडम, या तो आप यहाँ से सीधे चले जाइए, आगे आपको गोल चक्कर मिलेगा, वहाँ से आपको दूसरा ऑटो या कोई टैक्सी मिल जाएगी, या फिर आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक ये ऑटो ठीक नहीं हो जाता। कीर्ति ने कहा, हम वेट करेंगे क्योंकि आगे पूरा अंधेरा रास्ता है और वहाँ जाने में मुझे काफ़ी डर लगेगा और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन संजना ने कहा, अरे नहीं, हम जा सकते हैं, अंधेरे में किसका डर। वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, हमें सिर्फ गोल चक्कर तक ही सामने जाना है। कुछ देर तक वो दोनों बातें करती रहीं और फिर ऑटो से निकलकर वो दोनों गोल चक्कर की तरफ चल दी। कुछ दूर तक वो चलती रहीं। उसके बाद अचानक ही एक जगह ऐसी आई कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। कीर्ति अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डरती थी, लेकिन संजना वो बिल्कुल भी ना अंधेरे से डरती थी और ना ही किसी और चीज़ से। उस अंधेरी सड़क पर संजना और कीर्ति दोनों जने चले जा रहे थे। उस जगह पर एक तो हवा की आवाज़ थी और दूसरा दूर के ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी जो बहुत ही हल्की हल्की थी। वो दोनों बस इसी धुन में चले जा रहे थे। अचानक ही उस जगह पर ज़ोरदार हवा चली और उस हवा के बाद एक पेड़ पर से कुछ गिरा, जैसे कि कोई काली सी चादर हो, और वो चादर अचानक ही हवा में उड़ने लगी। कीर्ति उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोड के दूसरी तरफ भागने लगी। और फिर उस चादर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी और उस चादर पर ही एक काला सा चेहरा बन गया, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जिसकी आंखें किसी लेज़र लाइट की तरह एकदम सफ़ेद चमक रही थी और उसके दांत भी एकदम सफ़ेद चमक रहे थे, जैसे कि वो संजना की तरफ देख करके मुस्कुरा रहा हो। संजना भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। अब संजना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरी तरफ कीर्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और संजना को आवाज़ लगा रही थी। अब संजना ने भी दौड़ लगा दी कीर्ति की तरफ, लेकिन अचानक ही वो काली सी चादर संजना की तरफ तेज़ी से बढ़ी और संजना के सर से लेकर पूरे बदन पर ढक गई। कुछ देर के लिए तो संजना बिल्कुल गायब हो गई और फिर अचानक ही संजना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके अंदर से होकर कुछ निकला हो और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया, हवा चलनी बंद हो गई। अब संजना जोरों से रोती चिल्लाती कीर्ति की तरफ दौड़ पड़ी। कीर्ति और संजना की आवाज़ सुनकर वो ऑटो चालक भी दौड़ता हुआ उनके पास चला आया और ऑटो चालक ने आते ही पूछा उन दोनों से कि क्या हुआ था, तुम लोग इतनी ज़ोर ज़ोर क्यों चिल्ला रहे हो, आखिर क्या हुआ है यहाँ।
क्या कोई चोर है, कोई जेब कतरा है यहाँ पर? लेकिन संजना और कीर्ति दोनों जने सिर्फ रोते ही जा रहे थे। ऑटो चालक ने उनसे अपने साथ चलने को कहा। ऑटो चालक उन दोनों को एक बार फिर से ऑटो के पास ले आया और दोनों को ऑटो में बिठा दिया। ऑटो चालक बोला, तुम लोग डरो मत, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर आप मुझे अपना समझते हो तो आप बता सकते हो, और अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ऑटो बस ठीक होने वाला ही है, बस मुझे एक प्लग और लगाना है ऑटो में। ऑटो चालक ये कहकर एक बार फिर से ऑटो के पीछे चला गया और वो ऑटो में कुछ करने लगा। कुछ देर के बाद ऑटो चालक आया और उसने ऑटो को स्टार्ट किया और ऑटो आसानी से स्टार्ट हो गया। ऑटो चालक उन दोनों को लेकर एक बार फिर से चल दिया। चलते चलते ही बहुत डरते हुए कीर्ति ने ऑटो चालक से उस सारी घटना के बारे में बताया कि वहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर ऑटो चालक को हंसी भी आ रही थी और वो ये भी कह रहा था कि हो सकता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ हो, वैसे इस ज़माने में ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। मैं रात में ही पूरे 10 सालों से ऑटो चलाता हूँ, मेरा काम ही रात भर का है, मैंने आज तक ऐसी कोई घटना इस जगह पर नहीं सुनी और मैं काफ़ी बार इस जगह से गुजर चुका हूँ। लेकिन जब कीर्ति और संजना दोनों ही इस बात को बार बार उससे बता रहे थे तो ऑटो चालक ने भी कहा, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। उसके बाद कुछ ही देर में वो दोनों जने अपने हॉस्टल पहुंच गए और वहां जाकर दोनों जने सो गए। सुबह उठते ही कीर्ति और संजना दोनों जने नहाने चले गए। संजना ने जैसे ही अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखा तो उसको कोई काला सा साया खड़ा हुआ नज़र आया, लेकिन जैसे ही संजना पलटी तो उधर कोई भी नहीं था। फिर संजना ने अपने लेफ्ट हैंड पर देखा तो एक काले कलर का निशान पड़ा हुआ था, जैसे कि किसी चीज़ का कोई टैटू बना हुआ हो। संजना ने वो टैटू अपनी सहेली कीर्ति को दिखाया। कीर्ति ने कहा, हो सकता है कल ऑटो में कोई ग्रीस वगैरह लग गई हो। संजना ने कहा, ये ऐसा कुछ तो नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कि खाल के अंदर से ही ये एकदम ब्लैक ब्लैक कोई स्याही टाइप की दिखाई दे रही हो। कीर्ति ने कहा, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। संजना और कीर्ति दोनों डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर ने देखा और उसका एक सैंपल उसने डायग्नोस्टिक के लिए भेज दिया। 2 से 3 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने कहा, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, उससे इस पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसने कुछ लगाने की क्रीम और कुछ टैबलेट्स खाने के लिए दी, लेकिन वो दोनों वहाँ से चली आई और शाम तक वो दाग और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब ये निशान देखकर संजना और भी ज़्यादा घबरा गई। वो रात में एक बार फिर से उसी डॉक्टर के पास पहुँच गई। डॉक्टर ने एक बार फिर से उसको जांचा। डॉक्टर ने संजना से बताया कि उसे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन अब शाम का समय हो चुका था, इस वजह से संजना ने सोचा कि वो कल चली जाएगी। अगले दिन जब संजना सोकर उठी तो अब वो अपने हाथ का हाल देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उसका उल्टा पूरा हाथ काला पड़ चुका था, उसके कंधों समेत। ये देखकर संजना बहुत ज़्यादा घबरा गई, जिसकी वजह से उसने तुरंत ही कीर्ति को अपना हाथ देखने को कहा। कीर्ति ने देखा तो कीर्ति भी बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही संजना के डैड को कॉल लगा दिया। संजना के डैड ने कहा वो दोपहर तक हॉस्टल पहुंच जाएंगे और संजना को अपने साथ घर ले जाएंगे। दोपहर तक संजना के डैड भी वहां पहुंच गए और वो संजना को लेकर वहां से चले गए। जब संजना की मां ने संजना का हाथ देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और अब वो लोग एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंच गए, जहां जाकर उनको ये पता चला कि ये किसी चीज़ का इन्फेक्शन है जो इसके शरीर में फैलता ही जा रहा है। अगर इसकी रोकथाम जल्दी नहीं करी तो हो सकता है ये पूरे शरीर में भी फैल जाए। अब डॉक्टर साहब ने कुछ मेडिसिन दे करके संजना को घर भेज दिया, लेकिन आज रात जो कुछ भी हुआ उसे देखकर संजना और भी ज़्यादा घबरा गई। रात का वक्त हो रहा था, लेकिन संजना को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने लेफ्ट हाथ को देखती जा रही थी। फिर अचानक ही संजना को उसके दोनों पैरों में खुजली सी महसूस होने लगी। संजना कुछ देर तक खुजाती रही, लेकिन फिर जैसे ही संजना ने अपने पैरों पर नज़र मारी
वो बहुत तेज की चिल्लाई जिसकी वजह से पूरा घर हिल गया। संजना के मॉम डैड तुरंत ही उसके कमरे में आ गए। उन्होंने आकर संजना को देखा तो वो लोग भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और चिल्लाने लगे, क्योंकि अब संजना की पूरी बॉडी ब्लैक हो चुकी थी, सिर्फ उसके सर को छोड़कर। संजना का चेहरा अभी भी नॉर्मल था, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नॉर्मल नहीं रह सका। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वो कालिक चढ़ने लगी। लेकिन ये सब कुछ यहीं नहीं रुका, अभी तो और कुछ भी होना बाकी था। संजना के कमरे में काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगी। संजना के डैड ने सोचा कि शायद पंखे की हवा तेज़ है, उन्होंने पंखे को बंद कर दिया, लेकिन अब भी हवा काफ़ी तेज पूरे कमरे में घूम रही थी। अचानक ही उसके डैड ने देखा कि संजना के पीछे कोई खड़ा है। वो कोई और नहीं, वही काला लिबास पहने कोई साया खड़ा हुआ था और संजना के पीछे मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद लाइट मार रही थी और उसके दांत भी एकदम सफ़ेद थे। वो कुछ देर तक नज़र आता और फिर गायब हो जाता, और फिर किसी दूसरे कोने में कुछ देर तक नज़र आता और फिर गायब हो जाता। ये सब कुछ देखकर संजना के मॉम डैड और संजना भी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, यहाँ तक कि वो लोग चिल्ला तक नहीं पा रहे थे। उनको इतना ज़्यादा डर लग रहा था अपने ही घर में। अब संजना के डैड ने काफ़ी हिम्मत करी और उन्होंने सोचा कि वो कमरे का गेट खोलकर और संजना को घर से बाहर ले जाएं। लेकिन वो जैसे ही कमरे का गेट खोलने गए, उन्होंने कमरे के गेट को खूब खींचा, लेकिन वो काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद भी दरवाजे को नहीं खोल पाए। जब उन्होंने पलट कर देखा तो एक हाथ से संजना ने उस दरवाजे को पकड़ रखा था और अब संजना भी अपने डैड को देखकर मुस्कुरा रही थी। यह मंज़र बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जिसकी वजह से संजना का डैड वहीं फर्श पर गिर पड़े और संजना को देख करके वो ज़ोरों से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। दूसरी तरफ संजना की माँ, जो कि फर्श पर ही बेहोश हालत में पड़ी हुई थी, उससे ये सब नज़ारा नहीं देखा गया। अब संजना अपने घर की छत पे दीवारों पे आराम से चिपक चिपक कर चल पा रही थी, और ये सब कुछ इतना ज़्यादा डरावना मंजर था जिसकी वजह से कुछ ही देर में संजना के डैड भी बेहोश हो गए। अब इस घटना को लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका था। अब वहाँ से गुजरने वाले लोग और जो आसपास में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को उस घर से कुछ ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। ऐसा लगता था जैसे कि कोई किसी को मार रहा हो। और फिर एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर 100 नंबर को फ़ोन कर दिया और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस वाले उस घर की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि अंदर से सभी दरवाजे लॉक हैं, यानी कोई अंदर ज़रूर है। पुलिस वाले कुछ देर तक तो बेल बजाते रहे, उसके बाद मजबूरन उन्हें उस घर का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। उसके बाद पुलिस वाले अंदर आए। जब घर के अंदर आए तो पुलिस वालों को ज़ोरदार बदबू का सामना करना पड़ा। ये बदबू ऐसी थी कि किसी से भी सूंघी नहीं जा रही थी। पुलिस वाले अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसके बाद उस कमरे तक पहुँचे कि जिस कमरे में संजना के साथ ये सारा हादसा हुआ था। जब उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर देखा कि 2 डेड बॉडी पड़ी हुई हैं, जिसमें से एक तो संजना के डैड की थी और दूसरी संजना के माँ की। डेड बॉडी इतनी ज़्यादा बुरी हालत में थी कि उनमें अब कीड़े पड़ चुके थे, चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा था। पुलिस वाले वो डेड बॉडी लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद पूरे घर की जांच करी, लेकिन जांच में उन्हें कहीं भी संजना नहीं मिली, क्योंकि पड़ोसियों का कहना था कि उनकी बेटी भी आजकल उनके साथ ही रह रही थी। जब पुलिस वाले संजना के हॉस्टल पहुँचे तो संजना हॉस्टल में भी नहीं थी। अब संजना के रिश्तेदारों को भी ये बात पता चल गई और उन लोगों ने भी संजना को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और पुलिस वालों पर भी बहुत जोर डाला कि वो संजना को कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। लेकिन लगभग 3 साल गुजर चुके थे और संजना का कोई अता पता नहीं था, और अब पुलिस वालों ने भी संजना को ढूंढना बंद कर दिया था। और लोगों के ये सवाल खड़े के खड़े रह गए, आखिर संजना के साथ क्या हुआ था, संजना कहाँ चली गई थी,
आखिर संजना अब भी जिंदा है या वो मर चुकी है। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।